स्वराज इन द प्लांटेशंस क्या कहता है, देखिए इसमें कहा गया है कि वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, मेरे ख्याल से मैंने ये भी बताया था, होता क्या है इसमें कि आसाम में बहुत सारे लोग चाय के बागानों में काम करने के लिए जाते थे। अब ये जब लोग चाय के बागानों में काम करने के लिए जाते थे तो इनसे ज़बरदस्ती वहीं रुकवा दिया जाता था इनको, ठीक है। ऊपर से इनको काम के बदले में बहुत कम वेजेस मिलते थे, सैलरी पैसा जो भी है, काम का जो मुबदला मिलता है, वेजेस बहुत कम मिलते थे। अगर ये जो काम करने वाले वर्कर है, लेबर्स है ना, प्लांटेशन में काम करने वाले जो लेबर है, अगर वो वापस अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर हर तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे कि वो वापस अपने गांव नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी, जैसे पुलिस वगैरह जो है, भागकर अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें पकड़ कर लाते और बहुत मारते पीटते, ब्रूटली एक तरीके से वायलेंस हो जाता था। तो ऐसी हालत बनी हुई थी आसाम में, बराबर। तो इसीलिए आसाम की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ के लोगों की एक आशा बनती है कि महात्मा गांधी हमारे लिए शायद कुछ कर सकते हैं, इससे हमें कोई रास्ता निकल आएगा और हमारे लिए शायद हो सकता है कि थोड़ा कोई पॉजिटिव काम बने, है ना, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो चुके थे इस तरीके के कानून से। इस कानून का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। उस एक्ट की वजह से कानून ऐसा बना था कि कोई भी व्यक्ति जो लेबर है वो आसाम में जो काम करने के लिए, चाय के बागानों में काम करने के लिए रुका हुआ है, वो वहाँ से बिना पूछे नहीं जाएगा। अब पूछ के जाए तो परमिशन देते ही नहीं थे जाने के लिए। तो इनडायरेक्टली होता ये था, so what happens over here? Very good. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For the plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely inland and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under this Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens. जैसे हमने अभी कहा ना, उसी तरीके से विदाउट परमिशन दे कांट गो। दे बिलीव दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनको एक भरोसा बना, किसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर। और उन्हें ये भरोसा था कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी हमारी हेल्प करेंगे और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। And then, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. The vision of these movements were not defined by the Congress program. लेकिन कांग्रेस को करना चाहिए था ना इनके लिए भी कुछ। ये लोग इतनी आस लगा कर बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस इनके लिए काम नहीं करती, ठीक है। होता क्या है, द इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर, येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीजी's name and raised the slogans demanding स्वतंत्र भारत, where they were emotionally relating to all Indian agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi, linked with the movement of the Congress, they were identifying with the movement which were beyond the limits for immediate locality. तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं था कि कांग्रेस मदद नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इन्हें 100% सपोर्ट नहीं करती इस मोमेंट के लिए। तो ये अपनी तरफ से जो है नारे लगाते हैं स्वतंत्र भारत के, आज़ादी चाहिए, इस प्रकार। फिर बात आती है सिविल डिसोबीडियंस की। हाँ, so in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. अब तक चलता आ रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा करते इस मोमेंट को वापस ले लेते यानी इस मोमेंट को आगे रन नहीं करेंगे, विल स्टॉप द मोमेंट भैया। हाँ, और ये दिन क्या है? 1922 की फरवरी का दिन है।
He felt the moment was turning violent in many places. रीज़न क्या था इस मोमेंट को रोकने का? उनको लग रहा था कि मोमेंट एक वायलेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत जगहों पर जो है वायलेंस ज़्यादा फैल रहा है। तो वो कहते हैं सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। इससे पहले कि कोई मास स्ट्रगल क्रिएट हो तो क्या करना है, सत्याग्रही जो है हमारे, उसे ट्रेन करना होगा। क्योंकि लोग क्या करते थे, मोमेंट में पार्टिसिपेट करते करते कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे और आक्रमणकारी बन जाते थे, है ना। गोली चलाना, बंदूकें चलाना, लाठी चलाना, हमले करना, इस तरीके के रोज़ उन्हें कोई ना कोई इंसिडेंट सुनने के लिए मिलने लगा। तो उन्होंने कहा बस हमें और वायलेंस नहीं करना है, फिर क्या करेंगे, मोमेंट को ही रोक देते हैं। तो इसीलिए जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट चल रहा था ना, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ब्रिटिश की किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को 1922 में रोक दिया गया। फरवरी 1922 में रोक दिया गया। ये निर्णय किसका था, स्वयं गांधी जी का था, ठीक है। उसके बाद विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। उसमें से कुछ लोग जो है इस तरह का मोमेंट में पार्टिसिपेट करते करते थक गए थे और उनका मानना था कि उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और इसीलिए वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन they demonstrate that the councils were not truly democratic. C.R. दास, जिन्हें चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू, ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू उस समय के बड़े वकील माने जाते थे, हाँ, formed the Swaraj Party within the Congress and to argue for a return of council politics. उन्होंने अपनी एक पार्टी एस्टैब्लिश की, स्वराज पार्टी, ठीक है, थे तो ये कांग्रेस के ही लीडर्स, बट स्टिल द एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी। इनका मानना था कि इन्हें पॉलिटिक्स में अपनी सीटें चाहिए। देखो अभी तक भी ये बात क्लियर रखो कि देश की मांग जो है वो देश आज़ाद करना नहीं है। आई बात समझ में? मांग सिर्फ इतनी है अभी तक कि हमें पॉलिटिक्स में जगह दे दो, है ना। अभी तक की ये मांग नहीं है कि हमारे देश से चले जाओ, हमें हमारा देश दे दो। अभी तक की सिर्फ यही मांग रही है कि पॉलिटिक्स, इलेक्शन में सीट हमारी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है, ठीक है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर पार्टी, स्वराज पार्टी स्टैब्लिश होती है। बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड द फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो जवान नेता थे, युवा नेता थे, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हम कुछ सीटें क्यों मांगे जब देश ही अपना है, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, हमें तो पूरा कमांड चाहिए सिस्टम पर। So, in such situation, internal debate and dissension, two factors again shape Indian politics toward the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression, जो कि World War First के बाद छा गया था। 14 to 18 जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद 1920 तक काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस सारी ही कंट्रीज़ को झेलने पड़े थे। Agriculture prices began to fall from 1926 and collapse after 1930 as the demand for the agricultural goods fell and exports declined. जो खेती में अनाज उगता था उसकी कीमतें बिल्कुल गिर गई थी, ना के बराबर हो गई थी और अनाज बाहर एक्सपोर्ट होना भी बंद हो गया था। Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. तो किसान अपनी जो इनकम है उसको बहुत मुश्किल से निकाल पाता था, साथ ही साथ वो अनाज को बेचे, अपना घर चलाए और रेवेन्यू पे करे, इतना पैसा उसके पास नहीं आ रहा था। सो बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इट्स टर्मोइल। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, जिसके नाम से नारे लगे ना, साइमन गो बैक, वो यही सर जॉन साइमन है, ठीक है। तो ये सर जॉन साइमन की एक कमीशन आती है, ये सेटअप करता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है, एंड देन द कमीशन वाज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया।
एंड सजेस्ट द चेंजेस। ये साइमन एक व्यक्ति है, कमिश्नर माना जाता था उस समय, आया और उसने कुछ बदलाव लेकर आया, अपना एक कमीशन लेकर आया। कमीशन समझते हो? कमीशन यानी एक कमिटी, कुछ लोगों को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उसे कमीशन। तो इस तरह का कमीशन ले आया, तो इसके नाम से नारे लगे, साइमन कमीशन गो बैक या साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगने लगे। द प्रॉब्लम वॉज कि द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो जो भी साइमन ले आया था ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे कमीशन कहा, उस कमीशन में सारे ब्रिटिश थे, एक भी इंडियन आदमी नहीं था। जबकि हम तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों की मांग रख रहे ना, हमारी आशा है ना, हम मांग रहे थे ना अब तक कि पॉलिटिक्स में इंडियन हो, मांगा ना। अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बात कही आपसे। हाँ, तो अभी यही बात आती है कि साइमन जब आया अपने कमीशन में सारे ब्रिटिश ले आया, कोई इंडियन व्यक्ति नहीं। लोगों को इसके प्रति तीव्र गुस्सा आ गया कि साइमन ऐसे कैसे कर सकता है ना। अब when the Simon Commission arrived in India in 1928, साइमन कब आया? 1928. It was greeted with the slogan साइमन गो बैक या फिर गो बैक साइमन, इस तरह के नारे उसके लिए लगाए गए। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन दिस डेमोन्स्ट्रेशंस in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin, मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड इरविन हमारे देश के आज़ादी तक का लास्ट वॉइसरॉय था। लॉर्ड इरविन, देश आज़ाद हुआ तब भी ये था, ठीक है। इरविन ने बहुत सारे समझौते लाए, पूना पैक्ट इरविन के समझौते से हुआ, ठीक है। बहुत सारे ट्रीटीज इरविन ने लेकर आया है, लॉर्ड इरविन, इसका नाम याद रखो तुम लोग। हाँ, तो जो है इस एफर्ट में देखा जाता है कि लॉर्ड इरविन अनाउंसमेंट करते हैं अक्टूबर 1929 को, अ वेग ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि देख लिया जनता आक्रामक हो रही है, साइमन के नारे लग रहा है, तो कहा जाता है कि ठीक है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक डिस्कशन रखेंगे और आपको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्यूचर में हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़रूर ले आएंगे। ये किसका वादा था? इरविन का वादा था। अब डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, लेकिन क्या कांग्रेस के लीडर इस बात से सहमत हुए? नहीं, वो इस बात से सहमत नहीं हुए, वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे। देन द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस became more assertive, and the liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influences. इसके बाद दिसंबर 1929 में प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस हुआ। कौन सी मीटिंग हुई? लाहौर कांग्रेस। लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। यहाँ से शुरुआत होती है। अब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, अब हमें सीटें नहीं चाहिए, अब हमें हमारा व्यक्ति साइमन कमीशन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। देश हमारा है, हमें दे दो। किस्सा खत्म, बराबर। फिर कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड लगाई जाती है। And then in 1930 would be celebrated as a Independence Day when the people will take a place to struggle a complete independence। जो 1947 में हम मनाते ना आज़ादी का दिवस, ये इन्होंने 1930 में ही शुरू कर दिया था कि हम आज़ादी का दिवस मनाएंगे। यहाँ से जो है हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना था। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, है ना। ये जो सेलिब्रेशन था ये लंबे समय का नहीं था, इसमें लोगों के बहुत ज़्यादा जो है वेरी लिटिल अटेंशन मिला लोगों का। एंड देन सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। सबसे पहले अब महात्मा गांधी ने सोचा कि लोग तो आ ही नहीं रहे, जुड़ ही नहीं रहे। आज़ादी हमने सोच लिया था कि 1930 में हम क्या करेंगे, आज़ाद घोषित करेंगे। अब मैं अकेली नारे लगा रही हूँ, इसका इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन मेरे साथ 500 लोग और नारे लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा ना। तो इसी तरह जब कांग्रेस आई
नेहरू थे और लोग थे, युवा नेता, उन्होंने इस बात को आगे रखा। लेकिन पीपल जो थे, सिटीजन्स जो थे, उनका यहाँ अटेंशन कम लगा। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें इस बात को आगे लाने के लिए लोगों की रोज़मर्रा के जीवन के जो संकट है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके लोग हमसे आके मिलेंगे, है ना। लोग कब हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब हम उनकी रोज़मर्रा के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब। इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत होती है नमक की। ऐसा होता है कि उस समय नमक का जो प्रोडक्शन होता था ये पूरी तरह से ब्रिटिशों के पास था। हम खुद से कोई नमक का प्रोडक्शन नहीं करते थे। नमक प्रोडक्शन करने का पूरा अधिकार ही ब्रिटिशों का था। नमक कैसे प्रोड्यूस होता है, समुद्र के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर नमक के जो है इस तरह के छोटे छोटे स्लॉट्स बनाए जाते हैं। उसमें जो नमक यानी कि जो पानी होता है वो इवापोरेट होने के बाद जो नीचे बचता है वो नमक की तरह उसे निकाल कर प्यूरिफाई कर कर उसे नमक यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर आप पानी को अगर रख भी दो, जो पानी खारा पानी अगर रख भी दो, इवापोरेट हो जाएगा तो नीचे बर्तन में नमक आपको चिपका हुआ मिलता है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है समुद्र के आसपास किया जाता था, जैसे गुजरात, मुंबई जैसे इलाकों में। हुआ क्या कि उस समय नमक के पूरे अधिकार थे सिर्फ गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि नमक प्रोड्यूस करना इंडियन या फिर इंडियन कोई भी इंडस्ट्रीज में होता ही नहीं था। इंडस्ट्रीज छोड़ो, कोई भी कॉटेज ऐसा भी नहीं चलता था कि छोटा मोटा कोई नमक का व्यापार भी नहीं चलता था। कोई भी व्यक्ति नमक का व्यापार नहीं करता था या फिर नमक का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करता था। बात ऐसी थी कि इसके पूरे अधिकार ही किसके थे? ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश क्या करता था कि नमक का प्रोडक्शन करता था और फिर उसे एक हाई प्राइस के साथ हाई टैक्स लगाकर लोगों में बेच दिया जाता था। अब नमक ऐसी चीज़ है, गरीब से अमीर तक सबको मजबूरी में खरीदना ही पड़ता था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। कोई और चीज़ हो तो गरीब बोले कि मैं क्यों खरीदूं भाई, है ना। लेकिन नमक जैसी चीज़ को कोई भी दुत्कार नहीं सकता। तो इसमें इतना हाई टैक्स लगाना ज़रूरी नहीं है। ये बात गांधी जी ने ब्रिटिशों से कही, लेकिन ब्रिटिश इससे एग्री नहीं थे। आखिर में उनको जो है डांडी मार्च करना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने नमक बनाने की प्रक्रिया पूरी की और नमक बनाकर लोगों को ये दिखाया कि इंडिया के लोगों द्वारा बनाया नमक हम इससे आगे जो है इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम कोई एडिशनल टैक्स नहीं देंगे। तो ये बनता है हमारा सॉल्ट मार्च, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको वही चीज़ जो है, हाँ यही चीज़ जो है जो बुक में दिया है उसके थ्रू थोड़ा सा पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन असॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। पहले ही उनके सामने ये सवाल था कि देश को इकट्ठा कैसे लाए, बराबर, क्योंकि 1930 में उन्होंने देख लिया लोगों ने साथ नहीं दिया था। तो ऑन जनवरी 31, 1930, 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर। अभी मैंने बताया कौन था वॉइस रॉय? इरविन। कौन था? इरविन को एक लेटर भेजा। क्या लेटर में लिखा था? उन्होंने उसमें 11 डिमांड्स लिखे थे। क्या लिखे थे? 11 डिमांड्स लिखे थे। 11 डिमांड्स वे देयर। Some of these were of general interest. Others were specific demand of classes from industrialists to peasants. The idea was to make the demands wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. सबको इकट्ठा लाना, सबको यूनाइटेड करने के लिए ये आइडियोलॉजी थी। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. ज़्यादा मात्रा में अगर लोगों ने किसी चीज़ की डिमांड रखी थी तो वो डिमांड ये थी कि नमक के टैक्स हटाए जाए, है ना। सब लोगों की यही डिमांड थी। क्या थी? नमक के ऊपर लगाए हुए टैक्स हटाए जा सके। सो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक। सबको बराबर की मात्रा में लगता है, सबको खरीदना ही पड़ता है। एंड देन
It was one of the most essential items of food. रोजमर्रा के जीवन में खाने के लिए नमक तो चाहिए ही चाहिए. So the tax on the salt and the government monopoly over its production. मोनोपोली क्यों कहा है? क्योंकि ब्रिटिश अकेली गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस करती थी, हमें इसके अधिकार नहीं दिए थे. हम प्रोडक्शन करते तो हम कम बेचते ना, कम बजट में, कम प्राइस में. लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं है तो क्या हम बेच पाएंगे? नहीं. प्रोडक्शन कौन करता था? ब्रिटिश. टैक्स कौन लगाता था? ब्रिटिश. खरीदते कौन थे? हम. तो इस तरीके से जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम सॉल्ट के लिए इतना पैसा दे, है ना. इसीलिए ये मार्च ही आगे बढ़ा. एंड द टैक्स ऑन द सॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल. लोगों के सामने ब्रिटिशों का ये चेहरा उजागर करना बहुत ज़रूरी था. लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि ब्रिटिश आपको किस तरह से लूट रहे हैं. महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम. महात्मा गांधी का खत नहीं था, चेतावनी थी, है ना. ऐसी चेतावनी कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो देखो आगे मैं क्या कर सकता हूँ. इफ द डिमांड्स वे नॉट फुलफिल बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. अगर आपने 11 मार्च तक मेरे कहे हुए डिमांड्स को कंप्लीट नहीं किया तो उसके अगले दिन हम जो है क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कैंपेन चालू कर देंगे. इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट. इरविन निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं था. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. 78 लोगों को साथ लेकर महात्मा गांधी ने अपना मार्च शुरू कर दिया दांडी की तरफ. साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की. So came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped. जहाँ भी रुकते, अब ऐसा नहीं था कि साबरमती से दांडी, है ना, एक दिन में पहुँच जाएंगे. चल के जाते थे, समय लगता था. तो जहाँ भी जाते, उस जहाँ रात्रि के समय रुकते तो उस गांव में भोजन बनते उनके लिए. लोग आते उनसे मिलने के लिए, उनके भाषण होते थे, लोग सुनने के लिए आते थे और इंस्पायर होकर उनके साथ आगे मार्च में बढ़ते थे. ऐसे कई गांव का सफ़र करते 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 वो दांडी पहुँचे. और फिर द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 days विथ अबाउट 10 miles a day. हर दिन 10 मील चलना है. ऐसे कितने दिन का सफ़र तय हुआ? 24 दिन का सफ़र तय हुआ. कितने दिन का सफ़र तय हुआ? 24 दिन. Thousands came to hear a Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6 April, दिन कौन सा है? 6 April, he reached Dandi. कब निकले थे बेटा? कब निकले थे? 12 मार्च को निकले थे. 11 मार्च तक का तो समय दिया था. 12 को निकले. 12 मार्च को निकले हुए कब जाकर पहुँचे? 6 अप्रैल को जाकर पहुँचे. इस तरह 24 दिन का समय लगा और 6 अप्रैल के दिन वहाँ पहुँचने पर सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर. सूरज, वो जो समुद्र का पानी होता है उसको उबाल कर उससे नमक बनाने की प्रक्रिया दिखा दी और ये दिखाया कि यहाँ भी हम भी नमक बना सकते हैं, है ना. और इस तरह सॉल्ट मार्च जो है आगे बढ़ा. एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कंपैरिजन में अलग कैसा था, क्या चीज़ इसमें अलग थी. तो कहा है दे हैड डन इन 1921-22 बट ऑल्सो थ्रू ब्रोक द colonials law. Thousands in different parts of the country broke this salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. लोगों ने जो है इस नमक के कानून को तोड़ा, नमक बनवाया और ब्रिटिश को इसके बारे में खबर करी. As the movement spread, foreign cloth was boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes.
Village officials resign, and in many places, forest people violated forest laws, going to reserve forest to collect wood and graze cattle. अब जब ये बात समझ में आई कि लोग जो है, अब जब ये हुआ कि नमक के टैक्स हटने के बाद, नमक का जो मार्च करने के बाद, इन्होंने जो है वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। 1921 और 1922 में हालात ऐसे थे कि देश के कई जगहों पर लोगों ने नमक का कानून तोड़ा, नमक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ फॉरेन क्लोथ्स बाइकआउट हो गए, लिकर शॉप्स बंद हो गई, ठीक है, चौकीदारी टैक्सेस पे करने से बंद कर दिया, ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और इस तरह से कई लोग तो जो रिज़र्व फॉरेस्ट, मैंने बताया था आपको रिज़र्व फॉरेस्ट के बारे में, याद है? तो वहाँ जाना मना था, याद है ना, मना था, तो लोगों ने वहाँ जाना तक शुरू कर दिया, अपने गाय भैंसों को वहाँ चराना शुरू कर दिया। Worried by the developments, the colonial government began arresting Congress leaders one by one. अब ये सब देख के कांग्रेस के लीडर को उन्होंने पकड़कर अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ब्रिटिशों ने। दिखा कांग्रेस का व्यक्ति कुछ करते हुए, पकड़ो, डालो जेल में। This led to the violent clashes in many places when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. कौन? अब्दुल गफ्फार खान, इसको अरेस्ट कर लिया 1930 में। Angry crowds demonstrated in the streets of पेशावर, जो कि अभी के पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर इंडिया में नहीं आता। Facing armored cars and police firing, many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, एक महीने बाद, इस घटना के एक महीने बाद महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो गए, और कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर जो है इन लोगों ने अटैक बोल दिया। Frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were broken, and about 1 lakh people were arrested. In such situation, Gandhi once again, what happened? In such a situation, Gandhi once again decided to call off the movement. गांधी जी ने कहा हमारे इतने लीडर जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, है ना, पीसफुल सत्ता, तो हम क्या करते हैं, फिर एक बार इस मोमेंट को रोक देते हैं। 2 बार मोमेंट रोका, पहले एक बार, अभी एक बार। इस बार भी क्या करते हैं गांधी जी, इस मोमेंट को यहाँ पर रोक देते हैं। एंड देन decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5th of March 1931. pact यानी एक ट्रीटी होती है, समझौता, है ना, तो इस तरह का समझौता करने के लिए मान जाते हैं। कौन है वाइसरॉय अभी भी? इरविन, ठीक है। ये पैक्ट होता है, पैक्ट की बात चलती है 5 मार्च 1931 को। By this pact is known as a गांधी-इरविन पैक्ट। इस समझौते का नाम है गांधी इरविन पैक्ट। क्या होता है इसमें देखो, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द कांग्रेस, हैड बॉयकॉटेड फॉर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कान दुखलं माझं इन लंडन, and the government agreed to release the political prisoners. कहता है ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आने को तैयार हूँ। कहाँ? लंदन। कहाँ? लेकिन बदले में आपने जो मेरे लीडर को जेल में डाला उसको छोड़ना पड़ेगा। कौन कहता है ये? गांधी जी कहते हैं। उसके बाद ये मान जाता है और 1931 में गांधी जी इरविन के इस पैक्ट के तहत लंदन जाते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए गए लंदन?
राऊंड टेबल कॉन्फरन्स. आता काय त्याला काय MPSCची एक्झाम द्यायची तिथं जाऊन? हा, गांधीजी काय MPSC द्यायला गेले? पढ़ाई करने नहीं गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं. कहाँ गए? बट इतने दूर जाने के बाद भी गांधी जी जिन निगोशिएशंस को करना चाहते थे वो उनके मन के जैसे नहीं होते और निराश खाली हाथ लौट आना पड़ता है वापस इंडिया. बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. निराश होकर गांधी जी वापिस लौट आए. देन बैक इन इंडिया, आ गए इंडिया में वापस. He discovered that government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru both in a jail. So Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. गांधीजी लंडनला गेलेले, हे दोघं जेलमध्ये, and the Congress had been declared illegal. And a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched civil disobedience movement. पहले किया, बंद किया, फिर किया, बंद किया और फिर रिलॉन्च किया. ठीक है, फॉर अ ईयर, एक साल फिर एक बार इस मोमेंट को चलाया गया. देन the movement continued, but in 1934 it lost its momentum. लेकिन जैसे ये मोमेंट चल रहा था 34 में इस मोमेंट को वो गति नहीं मिली. जिस स्पीड से ये मोमेंट बढ़ रहा था वो स्पीड से नहीं बढ़ने लगा. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंट. लोगों का मोमेंट को देखने का नज़रिया कैसा था? देखो, हम क्या पढ़ते हैं मोमेंट के बारे में, कैसे कैसी घटनाएं हुई, आपको कैसा लगता है? लेकिन उस समय जो लोग थे, जो मोमेंट को सामने देखते थे, उनका मोमेंट के लिए नज़रिया क्या था, वो पढ़ने जा रहे. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंट, ये बात आगे पढ़ते हैं. इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक, क्या हुआ, पाटीदार एंड गुजरात, पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वेर एक्टिव इन द मोमेंट. मोमेंट में एक्टिव लोग कौन थे? तो उसके बारे में कहा है गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट. being producers of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. ये जो किसान लोग थे ये कैश क्रॉप्स की खेती करते थे, जिसके कारण इनके प्राइसेस कम होने की वजह से एक बहुत बड़े डिप्रेशन को ये सामना कर रहे थे. एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, है ना, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो इनके पैसे आना भी लगभग कम होने लगे. दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड. लोगों को, इनको ये बात असंभव होने लगी, अब ये डिमांड्स पूरी करे तो कैसे करे. दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू द वाइड स्प्रेड मूवमेंट. हुआ ऐसा कि अनाज का जो प्राइस है वो कम है, बेचने पर पैसा कम मिलता है ऐसे समय में, और है क्या, ये कैश क्रॉप्स है जिससे कि नगद पैसा ही मिलना है, तो इनका मजबूरन इनके पास रेवेन्यू देने के लिए पैसा नहीं है, खुद का घर चलाने के लिए पैसा नहीं है. तो इस सिचुएशंस को ये बहुत हार्ड तरीके से हैंडल कर सक रहे थे. एंड देन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो जाती कि हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि है ही नहीं देने के लिए उनके पास. सो इसमें कुछ रिच पीजेंट्स होते थे, ज़मींदार या फिर जिनके पास पैसा है अच्छा खासा,
The rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities, at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues, but they were deeply disappointed. लेकिन उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं यहाँ. कारण ऐसा है, when the movement was called off in 1931, जब मोमेंट 1931 में बंद हुआ, without the revenue rates being revised, है ना. जब मोमेंट बंद हुआ तो रेवेन्यू के नए रेट्स इन्हें पता तक नहीं थे. ये भरोसे बांध कर बैठ गए कि वही रेट होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेट्स कुछ और लग गए हैं. रेवेन्यू के टैक्सेस कितने परसेंट बढ़ गए हैं, कितना अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज हो गया है, इनके बारे में इन्हें खबर नहीं थी. सो व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1932, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. जैसे पहले टाइम पर वकील, टीचर्स या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो जिस इंतुजियाज़म से पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस समय उन्होंने मोमेंट में पार्टिसिपेट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया, है ना. आई बात समझ में. इस बारी वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. इस बारी वो सपोर्ट नहीं कर रहे. उन्होंने मोमेंट में पार्टिसिपेट लेने से भी मना कर दिया. The poorer peasantry was not just interested in lowering the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. सारे ही peasants जो है वो टैक्स के लिए लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था. कुछ लोगों के पास ज़मीन थी जिसका वो टेनेंट से यानी रेंट या जो भी पैसा उपज में से अनाज दिया जाता है या तो कुछ पैसा दिया जाता है. As the depression continued and cash incomes dwindled, small tenants find it difficult to pay their rent. पैसा आना बिल्कुल लगभग बंद हो गया, है ना. रेवेन्यू देना अब टेनेंट्स के लिए मुश्किल है, रेंट देना भी टेनेंट्स के लिए मुश्किल है. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. वो चाहते थे कि अभी तक का उनका जो भी रेंट वो देना बाकी है वो माफ़ किया जाए. क्या किया जाए? कौन माफ़ करेगा? लैंडलॉर्ड देना है ना, लैंडलॉर्ड को देना है ना. किसको देना? ये लैंडलॉर्ड्स को देना है. उनका मानना था कि ये रिमिट कर दो, हमें थोड़ा सा क्या कर दो, इससे बाहर निकालो. And then they join a variety of radical movements, often lead to the socialist and communist. Apprehensive rising issues that might upset rich peasants and landlords, Congress was willing to support no rent campaigns. कांग्रेस ने किस कैंपेन को स्टार्ट किया? नो रेंट कैंप्स. लेकिन होता ऐसा है कि जो पुअर पीजेंट्स है वो अब आस लगाए बैठे कि कांग्रेस उनकी मदद करेगी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस जो है इनकी मदद नहीं करती. दे आर अनविलिंग कहा है. दे आर विलिंग टू सपोर्ट देम? नो, दे आर अनविलिंग टू सपोर्ट देम, है ना. नहीं चाह रहे थे कि वो उनकी मदद करें. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो इस चीज़ को मानते थे कि कहीं हमने निचले स्तर के लोगों को मदद की तो कांग्रेस के ऊंचे स्तर के ऊंची जाति के लोगों को बुरा लगेगा. इस बात को लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो कई चीज़ों को मानते ही नहीं थे, मदद ही नहीं करते थे. What about the business classes? ये तो पुअर पीजेंट्स की कहानी है. बिजनेस क्लास पीपल का क्या? How did they relate to civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industrialists had large or huge profits and become powerful. Keen on expanding their business, they reacted against colonial policies, the restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods
and rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interest, they form Indian Industrial and Commercial Congress. क्या बनाया उन्होंने? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस. ये बना 1920 में. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI in 1927, लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट. उस समय के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते थे, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, GD बिरला, है ना. उस समय के व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी उस समय के. Industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. गरीब लोग मदद के लिए मांग रहे, मदद नहीं मिली. अब वो लोग सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. तो इन्होंने भी एक चाल चली. इन्होंने सोचा बड़े जो अमीर लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. उसको देखो देख गरीब भी आएंगे. तो बड़े जो थे जैसे पुरुषोत्तम ठाकुरदास, GD बिरला, इनकी मदद की मांग होने लगी. अब civil disobedience, when the first launched, they gave a financial assistance and refused to buy or sell imported goods. उन्होंने कहा ठीक है, पैसों के मामले में हम आपकी मदद करेंगे और ये भी आश्वासन है कि हम उनका जो सामान है, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे. They gave a financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj at the time of the colonial restrictions, or business would no longer, as a time when colonial restrictions on business would no longer exist. Trade and industry would flourish without constraint. But after the failure, the Round Table Conference, the business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन आपने देखा गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए, खाली हाथ लौट आए. वहाँ से आने के बाद जब पता चला कि गांधी जी किसी भी बात से सहमत नहीं हुए हैं या कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, ये जो बड़े वर्ग, व्यापारी वर्ग थे ना, जो फाइनेंशियल मदद करने के लिए तैयार थे या जो भी, ये भी अपने आप को पीछे ले लेते हैं मोमेंट से. ठीक है. And then worried about prolonged disruptions of business as well as growing influence of socialism amongst the youngest members of the Congress. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in a large numbers. They gave financial assistance and refused to buy. The industrial working classes के बारे में हम बात कर रहे थे. अभी तक हमने क्या देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया. फेल होने के बाद जब गांधी जी वापस आए तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना कहीं लोगों को ये था कि कोई तो ऐसी बात होगी कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपना हाथ हटा लिया. हाँ, यानी कि वो अब सपोर्ट करना बंद कर देते हैं. And then the industrial working classes did not participate, क्योंकि बड़े व्यापारी ही नहीं आ रहे तो छोटे मोटे और इंडस्ट्रीज आएंगे आगे? नहीं आएंगे. Then they also did not participate in the civil disobedience movement in a large numbers except in Nagpur region. सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़कर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. As the industrialists came closer to the Congress, industrialists came closer, but in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program, like boycott of foreign goods, part of own movements against low wages and poor working conditions. There were strikes by, किसने स्ट्राइक स्टार्ट किए? देखो, रेलवे वर्कर्स इन 1930. उसके बाद डॉक वर्कर्स, डॉक पता है, डॉकयार्ड, जो समुद्र के पास डॉकयार्ड्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स, सामान उतरवाया जाता है, जहाज़ों में चढ़ाया जाता है, वो डॉकयार्ड्स. तो ये डॉक वर्कर्स भी जो है स्ट्राइक कर लेते हैं. 1932 की बात है. इन 1930 thousands of workers in
छोटा नागपुर माइंस जो कि झारखंड में आती है, छोटा नागपुर माइंस जो है झारखंड में आती है, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं ये भी क्या कहते हैं कि they wore गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट। ये अपने प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए क्या करते हैं, सिंबलिज्म करके गांधी कैप पहन लेते हैं और रैलीज, बॉयकॉट कैंपेन्स, बट the Congress was reluctant to include worker demands as part of the struggle. It felt would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. चलो आगे देखो। Another important feature of civil disobedience movement was large scale participation of movement. अब वुमेन का भी इसमें पार्टिसिपेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च thousands of women came out of their houses to listen him। लेकिन ये महिलाएं कौन होती थी, जो उच्च वर्ग की है ना, रिच हाउसेस की जो महिलाएं होती थी वही पार्टिसिपेट करती थी। गरीब बच्चा घर चाहिए इतना होता, ठीक है, नाला उत्पन्न हो तो दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप। पिकेट यानी कि ना दुकान के सामने ऐसे खड़े हो जाना, मना कर देना कि दुकान में एंटर करने से मना कर देना, उसे पिकेट कहते हैं। Many went to jail, बहुत सारे लोगों को तो जेल भी डाल दिया। In urban areas, these women were from high caste families, है ना, शहरों में रहने वाली ये महिलाएं एक अच्छे घर से आती थी, हाई कास्ट फैमिलीज से आती थी। In rural areas, they come from the rich peasant households, है ना, और जो गाँव से आती थी तो जो अमीर लैंडलॉर्ड्स के घर होते थे, ज़मींदारों के घर की जो महिलाएं होती थी वो आती थी पार्टिसिपेट करने के लिए। मूव बाय गांधी जी's कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। यस, हालांकि आपको एक बात बता दूं कि गांधी जी का खुद का ये मानना था कि महिलाओं की पहली ड्यूटी है घर को संभाले और अपने बच्चों को संभाले। ही वर ऑल्सो नॉट दैट एडवांस्ड थिंकिंग पावर की महिलाएं आगे आके कुछ करें। उनकी खुद की भी यही सोच थी कि महिला को जो है घर संभालना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, ये उनकी खुद की भी सोच थी, ऐसा उन्होंने कहा भी अपने बुक में। देन एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर द होम, द हार्थ, द गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। जैसे अभी मैंने कहा कि उनका खुद का भी यही मानना था कि महिलाएं अच्छी पत्नी और अच्छी माँ ये बने तो वो सबसे बड़ी बात है, उन्हें पहले तो अपने ये कार्य निभाने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. And after that, we'll see the limits of civil disobedience. कहाँ जाकर सिविल डिसोबीडियंस रुकता है, क्या लिमिट्स है इस मोमेंट के, वो देखना है हमें। Not all social groups were moved by abstract concept of स्वराज। जैसे हमने देखा कि स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था इसमें सभी लोग शामिल नहीं थे।